आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज जो हम सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आप देख सकते हैं, दैट इज़ वैदिक एज। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक टॉपिक है यूपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए, जिन्हें आपको ख़त्म करना अनिवार्य है। सो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आता है, whether it is asked in prelims examinations, mains or interview, you can easily tackle after completing this whole lecture, right? So आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से हम इस टॉपिक को पूरा ख़त्म करने वाले हैं। पहला है इंट्रोडक्शंस। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन में हम सब देखने वाले हैं व्हाट इज़ वैदिक एज। सो वैदिक एज को किस तरीके से हिस्टोरियंस ने डिफ़ाइन किए हैं, राइट? वो सब हम सब देखने वाले हैं। दूसरा में हम सब देखेंगे कि इसका पीरियड, दैट इज़ टाइम लाइन कितना है, टाइम लाइन जो मेनली हम सब शुरू करते हैं 1500 BCE से 500 BCE तक, राइट? और इसी में से इतने बड़े पीरियड में हम सब अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए दो पीरियड में डिवाइड कर दिए हैं, राइट? दैट इज़ योर ऋग वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। सो इसको हम सब पूरा डिटेल में देखेंगे, किस तरीके का सोसाइटी था, किस तरीके का कंडीशंस ऑफ वीमेन था इस दोनों टाइम पीरियड में, किस पीरियड में वर्ना सिस्टम बहुत ही रेजिड हो चुका था। दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेक्चर। दूसरा में हम सब देख सकते हैं दैट इज़ फीचर्स। फीचर्स में हम सब डेफिनेटली देखने वाले हैं पीरियड, राइट? इससे रिलेटेड और भी फर्दर इंफॉर्मेशंस, सोसाइटी कैसे थे, राइट? हैज़ अ जर्नल यहाँ पर हम सब स्पेसिफिकली इस दोनों के बारे में देखेंगे, किस तरीके का नेचर ऑफ द सोसाइटी था। पर लेकिन होल टुगेदर यदि सिर्फ आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि फीचर्स ऑफ वैदिक एज, देन यू हैव टू पिक द पॉइंट्स फ्रॉम हेयर, राइट? वैदिक एज से लेना है। एंड तीसरा में हम सब जो देखेंगे दैट इज़ ऋग वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, राइट? एंड चौथा में हम सब देखेंगे कि सिग्निफिकेंस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस। इस टाइम पीरियड ने हमें क्या दिया है उसके बारे में हम सब इसमें चर्चा करेंगे। एंड लेटर देयर आर सम लिमिटेशंस, राइट, ऑफ वैदिक एज, उसके बारे में भी हम सब डिटेल में देखने वाले हैं। एंड फाइनली लास्ट में 2 MCQs करेंगे सो दैट आप समझ सके कि आपने जो पढ़ा है क्या उसको आप आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं, राइट? सो दिस इज़ जस्ट एन ओवरव्यू कि किस तरीके से हम इस टॉपिक को होलिस्टिक कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विथ अस, लेट्स डाइव इनटू द लेक्चर। लेक्चर में आगे जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, and don't forget to share among your friends and family members. If you really do that, it's going to be awesome and fantastic to us. With this note, let's dive into the lecture. So हम सब बात कर रहे थे वैदिक एज के बारे में। So वैदिक एज में पहला है डायमेंशंस आपका, that is what is वैदिक एज. So इंट्रोडक्शन में what is वैदिक एज इज़ ऑल अबाउट। सपोज़ कीजिए कि यही क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछा जाता है तो आप क्या मेंस में लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हिस्टोरियंस विंसेंट आर्थर स्मिथ अपने बुक में लिखते हैं। ये एक बुक है उनका, लिखा गया द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वो इस बुक में लिखते हैं कि द वैदिक एज इज़ अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशंस, राइट, फ्रॉम वन पीरियड टू डिफरेंट, दैट इज ट्रांजिशंस, बदलाव का पीरियड है, फ्रॉम अ प्योरली नोमेडिक। सो नोमेडिक हम सबका पहला पीरियड में जो ऋग वैदिक एज होगा वो प्योरली नोमेडिक है। यू नो, दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू डिफरेंट प्लेसेस, दैट इज नोमेडिक, टू अ पार्टली एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरल लाइफ। सो लेटर में हम सब देखते हैं कि वो पार्टली एग्रीकल्चर में शिफ्ट कर जाते हैं पेस्टोरल लाइफ में, राइट? सो लेटर वैदिक एज में इसके हम सब डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके का फीचर्स थे, राइट? सोसाइटी कैसा था और भी डिफरेंट इंफॉर्मेशन सब। बेसिकली आप समझ सकते हैं कि वैदिक एज एक ऐसा ट्रांजिशनल पीरियड था जब प्योर नोमेडिक से पार्टली एग्रीकल्चरल एंड पेस्टोरल लाइफ में ट्रांसफ़र होते हैं,
ट्रांजिशंस होते हैं, राइट। एंड दूसरा लाइन में लिखते हैं द पीरियड इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ पैथियंस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। सो इस समय में कंसेप्ट रिलेटेड विद गॉड्स एंड गॉडेसेस इमर्ज करते हैं। एंड पैंथियंस मतलब होता है अ स्मॉल प्रिमिटिव्स टेम्पल बोल सकते हैं। तो आइडिया ऑफ टेम्पल्स ऑल्सो इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। सो बेसिकली ये आप इंट्रोडक्शंस में लिख सकते हैं। और हम सब यहाँ पर पीरियड के बारे में बात किए थे कि 1500 BC से लेकर के 500 BC तक था। सो दिस इज़ जस्ट अ बेसिक इंफॉर्मेशंस। आपको जानना है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बाद आते हैं, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका मैच्योर 2600 BC से था, राइट। BC से लेकर के आपका 1900 BC तक, राइट। ये आपका कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है रिलेटेड विद वैदिक एज। नाउ लेट्स मूव टू दी फीचर्स, दैट इज सेकेंड पार्ट। सो फीचर्स में आप पहला लिख सकते हैं कि किस तरीके का वैदिक एज था। दैट इज पेस्टोरल एंड एग्रीकल्चरल सोसाइटी था, राइट। सो पेस्टोरल हम सब देख रहे थे कि वो घूम घूम के नोबेडिक एंड पेस्टोरल एनिमल पर डिपेंडेंट थे, उसके जो प्रोडक्ट्स आते थे, राइट, जैसे मिल्क, राइट। एंड दूसरा है 4 सोशल क्लासेस, वर्ना, जो अभी हम सब कास्ट सिस्टम पढ़ते हैं, दैट इज़ यहाँ पर डेवलप्ड होना शुरू हो चुके थे, राइट। जैसे हम सब जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सो ये 4 आपका 4 वर्णास थे जो इसी टाइम पीरियड में डेवलप्ड हुए थे। सो पैट्रियार्कल फैमिली स्ट्रक्चर था, जो वहाँ के मेल होते थे, फैमिली का हेड में मेल होते थे, राइट। और मेजर डिसीजंस जो होते थे वो मेल ही लिया करते थे। एंड चौथा में हम सब देख सकते हैं संस्कृत लैंग्वेज वाज प्रोमिनेंट, राइट। वहाँ उस समय में संस्कृत लैंग्वेज बहुत ही यूज होता था। हम सब जानते हैं कि जब ऋग वेदा जो है वो सब संस्कृत में लिखा गया है। सो अब इससे लिखा तो नहीं, पर एक ओरल ट्रेडिशंस में डेवलप्ड हुआ था। सो उस समय में संस्कृत लैंग्वेज यूज होता था। पश्चिमा में आप देख सकते हैं सभा एंड समिति। सो यहाँ सभा एंड समिति में क्या करते थे, वो सब लोग अपने राजा को चुनते थे, एक काम करते थे, राइट। elect their leader, और यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे कि किस तरीके की सोसाइटी अपने आप को मेंटेन रखेगी। सो ये सब कुछ आप फीचर्स में लिख सकते हैं ऑफ दिस इज़ वैदिक एज। नाउ अब तीसरा में हम सब देखते हैं आगे ऋग वैदिक एंड लेटर वैदिक एज में डिफरेंसेस क्या है। तो पहला डिफरेंस देखते हैं हम सब। पहला डिफरेंस है कि पीरियड का, जो पीरियड हम सब देखे थे इसका आपका हो गया 1500 BC से लेकर के 1000 BC, राइट। और लेटर वैदिक का आपका हो गया 1000 से 500 BC, राइट। सो एक बेसिक डिफरेंस आप ये लिख सकते हैं। और इस टाइम पीरियड में ऋग वैदिक एज के टाइम में लाइफ स्टाइल कैसा था, ये नोमैडिक पीपल्स थे, घुमक्कर थे, राइट। पर लेटर वैदिक पीरियड में दे हैव सेटल्ड लाइफ, और यहाँ पर रूलर लाइवलीहुड था, राइट। जैसे अभी गांव में देख सकते हैं एक सिंपल लाइवलीहुड, जैसे विलेजर्स अपने दिनचर्या बिताते हैं, उसी तरीके का था। पर लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में हम सब देख सकते हैं सेटल लाइफ था एंड अर्बन थोड़ा फीचर्स देखने को मिलता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस यू कैन राइट। सेकेंड डिफरेंस में आप लिख सकते हैं सोसाइटी किस तरीके के था, राइट। तो यहाँ पर सोसाइटी में आप लिख सकते हैं कि सोसाइटी में रूरल लाइवलीहुड था एंड अर्बन लाइवलीहुड लेटर वैदिक पीरियड में डेवलप्ड हो चुके थे, राइट। इकोनॉमी और ऋग वैदिक एज में आपका बार्टर सिस्टम पर डिपेंड करता था,
बार्टर सिस्टम, जहाँ पर मनी का कोई कंसेप्ट नहीं था, जहाँ पर सामान के बदले सामान लिया जाता था, दैट इज़ योर बार्टर सिस्टम ऋग्वेदिक एज में था। पर लेकिन इकोनॉमी यदि हम सब बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड टाइम में, यहाँ पर एक सिंपल फॉर्म ऑफ क्वाइन का इंट्रोड्यूस हो गया था, क्वाइन इंट्रोड्यूस, ओके। सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि दूसरा भी हम सब कंप्लीट कर ली। तो तीसरा में हम सब देखते हैं रिलीजन में इस समय में पहला जो ऋग्वेदिक एज है, यहाँ पर इंद्रा was very prominent, God was considered at that point of time। पर लेटर वैदिक एज में हम सब देखते हैं इंद्रा नहीं होके यहाँ पर अग्नि हो जाते हैं। एंड यही इसी समय में हम सब का बहुत ही फिलोसॉफिकल आइडियाज़ भी और भी डेवलप्ड होते हैं। यहाँ पर हम सब सिर्फ देख सकते हैं कि ऋग्वेदिक हुए थे, ऋग्वेदा हुआ था, पर लेकिन यहाँ पर और डिफरेंट 3 वेद्स हुए थे, दैट इज़ यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड उपनिषद भी आपका लेटर वैदिक पीरियड में हुआ था। सो रोल ऑफ वीमेन, सो वीमेन जो था आप 4 पॉइंट में रोल ऑफ वीमेन लिख सकते हैं। तो वीमेन का पहला पॉइंट होगा कि ऋग्वेदिक एज में वो फ्रीली पार्ट इनटू सभा एंड समिति में अपने आइडियाज़ बता सकते थे, पुट फॉरवर्ड देयर आइडियाज़। और दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि किस तरीके का कंडीशन था ऋग्वेदिक एज में, दे इवन कंपोज सम हाइम्स, कंपोज्ड हाइम्स, सो ये दिखाता है कि वो सब इंडिपेंडेंट थे। एंड दूसरा हम सब देखते हैं कि लेटर वैदिक एज में किस तरीके का कंडीशंस हो गया, सोसाइटी थोड़ा रेजिट हो चुके थे, यहाँ पर वर्ना सिस्टम भी थोड़ा रेजिट हो गया था। जिस प्रकार से ऋग्वेदिक एज में हम सब देखते हैं कि वर्ना सिस्टम उतना रिजिट नहीं था, यदि कोई चाहता है तो वो बदल सकता था अपना वर्ना, पर लेटर वैदिक एज में वो बहुत ही रिजिट हो चुका था। एंड रोल ऑफ वीमेन भी बहुत ही रिस्ट्रिक्ट हो गया था, वो एक अपने हाउस तक ही रिस्ट्रिक्ट रह गए थे। दिस इज़ ऑल अबाउट योर। एंड 5th पॉइंट में हम सब देख सकते हैं लिटरेचर में हम सब देखे थे कि पहले जो पीरियड में ऋग्वेदिक एज में ऋग्वेदा का डेवलपमेंट हुआ था, और हम सब लेटर वैदिक पीरियड में आपका अदक, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड उपनिषद और भी अलग अलग फिलोसॉफिकल आइडियाज़ एमर्ज हुए थे, सो दिस इज़ जस्ट डिफरेंसेस बिटवीन दिस 2 पीरियड। आप इसको इतना बेसिक इंफॉर्मेशंस रखें कि किस तरीके से ये किस पीरियड में है, वहाँ का लाइवलीहुड कैसा था, सोसाइटी कैसा था, इकोनॉमी कैसा था उस समय का, दोनों पीरियड का रिलीजन कैसा था, उसमें डिफरेंसेस क्या थे, रोल ऑफ वीमेन का हम सब देख सकते हैं किस तरीके का डिफरेंसेस था। एंड लिटरेचर में किस फर्दर कौन कौन लिटरेचर इस पीरियड में डेवलप हुए थे वो आप लिख सकते हैं। नाउ आप मूव करते हैं सिग्निफिकेंस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस पार्ट में, जो आपका 4था नंबर है, लेट्स मूव टू दैट। सो इस पीरियड में पहला आप सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं कि फाउंडेशन ऑफ हिंदुइज़्म, जो हम सब हिंदुइज़्म देखते हैं वो इस समय फाउंडेशन अपना रख चुके थे, दैट इज़ अभी हम सब का जो फिलोसफिकल आइडियाज़ हैं जो एमर्ज करते हैं हमारे ऋग्वेदा से, यजुर्वेद, सामवेद, अदर एंड उपनिषद से, सो दैट इज़ फाउंडेशन ऑफ हिंदुइज़्म। जो कास्ट सिस्टम अभी हम सब देख सकते हैं, रिचुअल परफॉर्मेंस जो हम सब अग्नि भवन सब करते हैं, जो पूजा सब करते हैं, सो दैट्स ऑल द फॉर्म ऑफ हिंदुइज़्म हम सब देख सकते हैं एक तरीके से, जो फाउंडेशंस इसी टाइम पीरियड में है। तो ये हम सब का सिग्निफिकेंस दिखाता है। दूसरा हम सब लिख सकते हैं इमर्जेंस ऑफ संस्कृत एज अ लैंग्वेज, सो इस समय जो लैंग्वेज सबसे प्रोमिनेंट यूज़ होते थे दैट वाज योर संस्कृत। तीसरा लिख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, जो अभी हम सबका सोशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट में भी एक लेवल पर देख सकते हैं कि कास्ट सिस्टम एक तरह से, तो उसी समय पर ये सिस्टम डेवलप हुआ था, कास्ट सिस्टम।
राइट। हम सब देखे थे कि ऋग वैदिक एज में कास्ट सिस्टम उतना रेजिट नहीं था, राइट, पर लेटर वैदिक एज में वो बहुत ही रेजिट हो चुका था, जो मतलब बर्थ के बेसिस पर उसका डिटरमाइन होता था, सो बर्थ। एंड चौथा आप देख सकते हैं फिलोसॉफिकल लिटरेचर, राइट। इसी समय पर आप बहुत सारे फिलोसॉफिकल लिटरेचर डेवलप्ड हुए हैं, उसका कंट्रीब्यूशन हमारे सोसाइटीज़ में बहुत ही इमेंस है। कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो वी कैन सी दोज बुक्स और टेक्स्ट टू रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, राइट। सो यहाँ पर आप बोल सकते हैं ऋग्वेदा, उपनिषद्स, राइट। एंड पांचवा आप देख सकते हैं दैट इज़ ग्रोथ ऑफ रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस, जो हम सब पूजा भवन ये सब करते हैं, दैट ऑल्सो हैज़ बिन डेवलप्ड इन दिस टाइम पीरियड। सो दिस इज़ जस्ट अ सिग्निफिकेंस ऑफ वैदिक एज। पहला पॉइंट में आप देख सकते हैं फाउंडेशन ऑफ हिंदुइज्म, दूसरा पॉइंट में एमर्जेंस ऑफ संस्कृत एज अ लैंग्वेज, एंड थर्ड में आप लिख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर दैट इज़ कास्ट सिस्टम, वर्ना, राइट। एंड फोर्थ में आप फिलोसॉफिकल लिटरेचर्स जो ये इस समय में डेवलप हुआ है, and growth of ritualistic practices, right? These are the significance of Vedic age. Now let's try to move to the limitations और the problem जो Vedic age में observe किया गया है historians के द्वारा। Let's try to see that. पहला हम सब देख सकते हैं rigid social hierarchy. So hierarchy जो था वो बहुत ही rigid था, right? जो ब्राह्मण हैं वो आप ब्राह्मण ही रहेंगे, right? अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ बर्थ। सो आपके पास टैलेंट और मेरिट कैसा है, इट डजेंट मैटर, आप किस कास्ट में जन्म लिए हैं, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। दूसरा चीज़ आप देख सकते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी। सो यहाँ पर फीमेल का रोल बहुत ही कम था, मेल का बहुत ही प्रोमिनेंट था, सो डोमिनेंट थे मेल। सो ये एक आप बोल सकते हैं लिमिटेशंस है इस समय का। एंड तीसरा देख सकते हैं कि एनिमल सेक्रीफाइस। सो उस समय में हम सब जो देख रहे थे कि रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस में एनिमल का सेक्रीफाइस होता है, पर अभी ऑल्दो उतना नहीं होता है, राइट। सो एनिमल को सेक्रीफाइस किया जाता था। 4 नंबर पे आप देख सकते हैं फोकस ऑन ओरल ट्रेडिशंस। सो यहाँ पर रिटन ट्रेडिशंस नहीं थे, अदरवाइज वी वुड हैव लर्न मच मोर अबाउट द वैदिक एज। सो ओरल ट्रेडिशंस एक लिमिटेशन पार्ट में आ जाएगा। सो यदि रिटर्न होता तो हिस्टोरियंस के लिए और भी रिकन्स्ट्रक्ट करने में बहुत ही ईजी होता हिस्ट्री को। नाउ लेट्स ट्राई टू सी द 5th पॉइंट विच यू कैन राइट इन द लिमिटेशंस पार्ट, स्लेवरी। सो दासास, जो बुक में हम सब देख सकते हैं ऋग्वेदा सब में दासास जैसे वर्ड्स का यूज़ किया गया है, राइट। सो इससे दिखाया जाता है कि उस समय में स्लेवरी वॉज ऑल्सो अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सो दैट्स यू कैन राइट in the limitations part. So the first limitations you can write rigid social hierarchy, second is patriarchal society, third is the animal sacrifice, the fourth one is focus on oral traditions rather than written, and the 5th point is slavery, the prominence of the slavery was there. And let's try to see. So ये basically आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपको मेनली आपको पढ़ना था, ताकि आप प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, आप उससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू सी दैट वेदर वी कैन सॉल्व दिस 2 बेसिक MCQs और नॉट। लेट्स ट्राई टू सी दैट। सो पहला MCQ आपका है विच डाइटीज हेल्ड द हाइएस्ट इंपॉर्टेंस इन ऋग्वेदा, राइट। जो आपका पहला टाइम पीरियड है जो 1500 BC से 1000 BC, राइट। तो इस समय में सबसे प्रोमिनेंट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका इंद्र था, राइट। दूसरा में देखते हैं हम सब द वर्ना सिस्टम एमोज ड्यूरिंग दी। जो वर्ना सिस्टम है वो डेवलप कब हुआ था? आपको लगेगा कि ये डेवलप हुआ था लेटर वैदिक एज में, राइट। पर लेकिन हम सबको पता है कि लेटर वैदिक एज में ये रेजिट हो चुका था। वर्ना सिस्टम तो पहले भी था, पर लेकिन लेटर वैदिक एज में वो रेजिट हो गया था कि बर्थ के बेसिस पर ही मिलेगा। आपका मेरिट कैसा भी हो, आप नहीं दूसरे कास्ट में जंप नहीं कर सकते। सो अर्ली वैदिक एज में ही वर्ना सिस्टम वाज एमर्ज्ड,
right? So these are just a basic informations about the Vedic age. So hope you have understood the whole topic. So with this we come to the end of this lecture. So thank you for watching it. आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज जो हम सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल टॉपिक होगा, जो है अशोकन धम्मा। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए। सो सबसे पहले हम सब देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, दैट व्हाट इज़ अशोका धम्मा इज़ ऑल अबाउट। अशोकन धम्मा इज़ ऑल अबाउट। देन वी विल सी द सिग्निफिकेंस, इसके इम्पोर्टेंस को देखेंगे हम सब, राइट। और इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थे और लिमिटेशंस पार्ट, दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेक्चर्स रिलेटेड विद अशोकन धम्मा। सो लेट्स डाइव इनटू द लेक्चर। में आगे जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर। If you really do that, it's going to be awesome and fantastic to us. With this note, let's dive into the lecture. So हम सब बात कर रहे थे अशोकन धम्मा के बारे में। So सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम सब डिफाइन करेंगे, right? What is अशोका धम्मा is all about, right? ये एक मोरल प्रिंसिपल बोल सकते हैं, मोरल या इथिकल प्रिंसिपल्स टू गाइड द सोसाइटी। हार्मनी में कैसे रहे सोसाइटी, पीसफुल रहे कैसे, और किसके द्वारा प्रमोटेड किया गया था? ये प्रमोटेड किया गया था एम्परर अशोक के द्वारा। अब वो कौन थे? वो मौर्यन रूलर थे। उनका टाइम पीरियड ये है, राइट, 268 BCE से लेकर के 232 BCE। और कलिंग वार के बाद हम सब जानते हैं कि अशोका ने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था, है ना। फिर उसके बाद ही ये अशोकन धम्मा का डेवलपमेंट हुआ और प्रमोट किया गया इस आइडिया को। सो ये बेसिकली मोरल और इथिकल प्रिंसिपल है। जैसे एग्जांपल, हमें अपने एल्डर पीपल्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। दैट्स अ पार्ट ऑफ अशोकन धम्मा। सो ये सब आपसे अपने इंट्रोडक्शंस में लिख सकते हैं। अब हम सब मूव करते हैं दूसरा में, सिग्निफिकेंस इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा हमारे सोसाइटी पे उस समय पर, अभी भी देख सकते हैं उसके आइडियाज़। सो नॉन वायलेंस को ये प्रमोट कर रहा था। सो ये प्रमोटेड नॉन वायलेंस, अहिंसा। महात्मा गांधी जो आइडियाज़ और प्रिंसिपल को फॉलो करते थे, दैट इज़ टेकन फ्रॉम दी अशोकन धम्मा, नॉन वायलेंस। सेकेंड कंसेप्ट, कंपैशन एंड बेनेवोलेंस, करुणा एंड मिथा। सो ये भी प्रमोटेड किया गया था अशोका धम्मा में, राइट। सोसाइटी में कंपैशन हो, बेनेवोलेंस हो, राइट। तीसरा हम सब बोल सकते हैं रिलीजियस टॉलरेंस हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए किसी डिफरेंट रिलीजन के साथ, राइट। तो वो प्रमोट किया, मतलब टॉलरेंस रहना चाहिए रिलीजन के खिलाफ। एंड चौथा में हम सब देख सकते हैं सोशल वेलफेयर एंड चैरिटी को प्रमोट किया गया था कि लोग को चैरिटी करना चाहिए, जो अमीर है वो गरीब को प्रोवाइड करे कुछ फूड सब। And this is all about. And the fifth point which you can write is prohibition of animal sacrifice. वैदिक एज में जो हम सब जानते हैं कि एनिमल सेक्रीफाइस बढ़ चुका था, राइट। और लेटर पीरियड में हम सब देखते हैं कि इसका प्रोमिनेंट हो गया था। तो एनिमल सेक्रीफाइस को प्रोहिबिट किया गया था अशोकन धम्मा में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस पार्ट ऑफ अशोकन धम्मा। सो पहले नॉन वायलेंस को प्रमोट किया गया, कंपैशन एंड बेनेवोलेंस होना चाहिए सोसाइटी,
रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए सोसाइटी में, सोशल वेलफेयर एंड चैरिटी, एंड प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस। ना अब तीसरा हम सब देखते हैं, दैट इज़ लिमिटेशन भी थे कुछ अशोका धम्मा में। लेट्स ट्राई टू सी दैट। सो पहला है कि एम्बिग्विटीज़ एंड लैक ऑफ डेफिनेशंस। सो जैसे हम सब देख सकते हैं इस वर्ड में धम्मा, ऑल्दो ये वर्ड प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया था कि वर्ड रियली मीन्स धम्मा इज़ प्रॉपरली धम्मा को डिफाइन नहीं किया गया था। सो ये प्रॉब्लमेटिक था, हर एक आदमी को समझने में प्रॉब्लम हो रहा था, एम्बिग्विटीज़ था। दूसरा में फोकस ऑन मोरालिटी ओवर सोशल इनइक्वालिटीज़। सो सोशल इनइक्वालिटीज़ क्या क्या थे, जैसे कास्ट सिस्टम तभी भी प्रोमिनेंट हो चुके थे, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटीज़, उसको फोकस नहीं किया गया था रेदर देन जस्ट मोरालिटी की, हम सबको एल्डरली को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तीसरा में हम सब देख सकते हैं इकोनॉमिक इशू अनएड्रेस। सो उसमें जो है इकोनॉमिक इशू के बारे में नहीं बताया गया था कि सोसाइटी में रिच एंड पुअर के लिए किस तरह से रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में उसमें बताया नहीं गया था। एंड चौथा में टॉप डाउन इम्प्लीमेंटेशंस। सो इम्प्लीमेंटेशंस कैसे होगा कि राजा यदि अच्छा है तो हो सकता है ये अशोकन धम्मा इम्प्लीमेंट अच्छा से हो जाए, पर लेकिन जब भी यदि अगला राजा यदि वीक रहा तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब अशोका मर गया, राइट, तो उसके बाद ये कंसेप्ट उतना प्रोमिनेंट नहीं रह पाया, राइट, क्योंकि आने वाले सक्सेसर्स उसके बहुत ही वीक थे। एंड पाँचवा में आप लिख सकते हैं डिफ़िकल्टीज़ इन इन्फोर्समेंट, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि एम्परर अशोक का एम्पायर और जोग्राफिकल एरिया बहुत ही बड़ा था, तो उसे इम्प्लीमेंट और इन्फोर्स करने के लिए बहुत लोग का ज़रूरत पड़ता, बहुत रिसोर्सेज का ज़रूरत पड़ता। सो डिफ़िकल्टीज़ इसमें फेस किया। सो दीज आर द limitations. So the first limitations you can write that ambiguities and lack of definitions related with Dhamma, and focus on morality over social inequalities. फोकस किया गया morality पर, ना कि ज़्यादा फोकस किया गया था morality पर, social inequalities को neglect किया गया। एंड थर्ड में आप लिख सकते हैं इकोनॉमिक इश्यूज अनएड्रेस, फोर्थ में टॉप डाउन इम्प्लीमेंटेशंस, एंड फिफ्थ में आप डिफ़िकल्टीज़ इन इन्फोर्समेंट। So this is all about this topic, the Ashokan Dhamma. So hope you have understood the basic things about it. So with this we come to the end of this lecture. आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज जो हम सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। सो आप देख सकते हैं टॉपिक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम सब पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट है मिडिएवल इंडिया का। सो इसके रिलेटेड हम सब सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, राइट। उसके रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशंस हम सब गैदर करने वाले हैं। फिर यहाँ से आप ये देख सकते हैं ये जो 4 पार्ट है, राइट, किस प्रकार से इनका पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, दैट इज़ कंडीशंस हम सब देखने वाले हैं इसमें। कंडीशन जब ये राजा बने थे, राइट, इनका टाइम पीरियड कब तक है 1296 से लेकर के 1316 तक है, राइट। ये टाइम पीरियड में ये राजा बने थे। सो इस समय में पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था उसके बारे में हम सब देखने वाले हैं। किस तरीके का सोशल था, मीन सोसाइटी किस तरीके का था वो हम सब देखने वाले हैं। सो सोसाइटी दैट इज़ कंडीशन। फिर इकोनॉमी, उस समय में इकोनॉमी कैसा था वो देखने वाले हैं। कल्चरल एंड रिलीजियस पार्ट, राइट, रिलीजन के बारे में देखने वाले हैं, कंडीशन कैसा था इस समय में। फिर हम सब सिग्निफिकेंस, इनके
एरा का हम सब कुछ सिग्निफिकेंट पार्ट देखेंगे, इनका कंट्रीब्यूशंस कुछ देखेंगे, राइट। वो हम सब देखने वाले हैं, कंट्रीब्यूशन later we have some limitations as well, so we will discuss that also. So this is just an overview कि किस तरीके से हम सब इसके रिलेटेड टॉपिक्स को पूरा फुल्ली कवर करने वाले हैं. So let's dive into the lecture. लेक्चर में आगे जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, and don't forget to share among your friends and family members. If you really do that, it's going to be awesome and fantastic to us. With this note, let's dive into the lecture. So हम सब बात कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, राइट? सो पहले इंट्रोडक्शन हम सब देख लेते हैं. यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं. अलाउद्दीन खिलजी बॉर्न अली गुरशाफ. सो इनका चाइल्डहुड नेम अली गुरशाफ था, जिसका रेन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो पहले बता चुका हूँ मैं. 1296 से लेकर के 1316 तक वॉज अ पावरफुल एंड कंट्रोवर्शियल रूलर थे ऑफ दिल्ली सल्तनत. सो दिल्ली सल्तनत के ये एक रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के, खिलजी डायनेस्टी, राइट. वो भी सेकेंड रूलर थे. सो पहला जलाउद्दीन कुछ थे, उनको मार के ये खुद बन गए थे खिलजी डायनेस्टी. नॉन फॉर हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए ये जाने जाते हैं. एंड सो दिस इज़ जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शंस यू कैन राइट अबाउट अलाउद्दीन खिलजी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस. किस प्रकार का था अंडर अलाउद्दीन खिलजी. सो पहला था कि मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, राइट. यहाँ पर रूलर हर एक मेजर डिसीजंस लेते थे, ठीक है. मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, डेमोक्रेटिक नहीं था कि पीपल चूज नहीं कर रहे थे. रेदर इट वाज हेरारिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड मोनार्कल था एंड डेस्पोटिक था. डिसीजन इज़ फाइनल. जो रूलर ने डिसीजन ले लिया वो फाइनल है, उसको चेक्स एंड बैलेंस नहीं किया जा सकता. तीसरा में आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन था. सो राजा बहुत ही पावरफुल था. सो जो सेंट्रल रूलर थे वो बहुत ही पावरफुल और प्रोविजनल सब नॉट सो इफेक्टिव. सो सारा पावर सेंटर के पास था. एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करते थे अलाउद्दीन खिलजी, राइट. एंड पचमा में लिख सकते हैं सप्रेशन ऑफ डिसेंट, जो मतलब युद्ध करते थे वार में, राइट. वार्स में जो जीतते थे उसके अपोनेंट को रूथलेसली क्रैश कर देते थे, बहुत ही ख़राब से उसका स्थिति कर देते थे. उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका हर एक चीज़ को ख़राब कर देते थे, राइट. नाउ दिस इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस अंडर अलाउद्दीन खिलजी. द फर्स्ट वन यू कैन सी दैट इज़ मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेस्पोटिक रूलर and strong centralization, expansionist policy, suppression of dissent, right. So later we can see the society, that is social conditions. There was the presence of class division, caste system was there, society में division था, right. दूसरा में आप देख सकते हैं suppress social gathering and intermarriages. सो प्रोहिबिट करते थे इंटर मैरिज को एंड सोशल गैदरिंग नहीं होने देते थे, राइट. सप्रेस किया जाता था उन सबको. रिस्ट्रिक्शंस ऑन लग्जरीज, जो भी लग्जरीज गुड्स होते थे उस पर रिस्ट्रिक्शंस था. कोई मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव गुड्स को नहीं खरीद सकते थे, यूज़ नहीं कर सकते थे. एंड स्पाइंग एंड सर्विलेंस, जो कोई भी कोर्ट का वहाँ पर जो भी कॉर्टियर्स होते थे, ऑफिसर्स होते थे, उस पर हर एक पर स्पाई लगा दिया जाता था, इंडिविजुअल स्पाई, ताकि उसका हर एक चाल को जान सके कि कोई अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है, राइट. दिस थिंग्स आर देयर. सो पचमा आप लिख सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ स्लेव लेबर. सो स्लेव का एग्जिस्टेंस था, स्लेवरी का. So that is there in society,
राइट। नाउ लेट्स मूव टू द इकोनॉमिक पार्ट। इकोनॉमिक में आप देख सकते हैं कि हाई टैक्सेस, सो अलाउद्दीन खिलजी के अंडर हाई टैक्सेस लिया जाता था। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शंस, सो जो भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपॉइंट होता था ऑफिसर्स, राइट, वो डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट करता था फार्मर्स, पीजेंट सबसे। तीसरा आप लिख सकते थे प्राइस कंट्रोल, जो भी गुड्स होते थे मार्केट में सेल होने के लिए उस पर राजा ही प्राइस उस पर कंट्रोल करता था कि ये सामान इतना पे बिकेगा, राइट। एंड 4 नंबर हैवी टैक्सेस ऑन नॉन मुस्लिम, जो भी हिंदूज होते थे अदर देन मुस्लिम्स उस पर और ज़्यादा टैक्स लेते थे, राइट, हैवी टैक्सेस लेते थे। स्टेट कंट्रोल मार्केट्स एंड एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, सो मार्केट में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज होगा, राइट, उसको कंट्रोल कौन करते थे? राजा, किंग करते, राइट, दिल्ली सल्तनत। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इकोनॉमिक पार्ट। तो पहला में आप लिख सकते हैं हाई टैक्स था, डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन किया जाता था, प्राइस कंट्रोल किया जाता था, हैवी टैक्सेस ऑन नॉन मुस्लिम्स, स्टेट कंट्रोल्ड मार्केट एंड एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। नाउ लेट्स मूव टू द कल्चरल एंड रिलीजियस पार्ट। सो पहला में है पर्शियन कल्चर, पैट्रोनेज किया जाता था। सो पैट्रोनेज ऑफ पर्शियन कल्चर, सो जो भी पर्शियन लिटरेचर होते थे उसको प्रमोट किया जाता था। सो लिटरेचर ऑफ पर्शियन, राइट, पर्शियन लैंग्वेज वे प्रमोटेड, राइट। दूसरा में आप लिख सकते थे परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज, हिंदूज़ को परसिक्यूट किया जाता था, राइट। तीसरा में आप लिख सकते हैं प्रमोशन ऑफ इस्लामिक स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर में अमीर खुसरो लिख सकते हैं, राइट, उसको प्रमोट किया गया। और भी डिफरेंट स्कॉलर्स थे उनके द्वारा प्रमोट किया गया था। एंड फोर्थ में लिख सकते हैं प्रोग्रेस इन आर्किटेक्चर, दैट इज़ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, जैसे अली दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा, दरवाज़ा, राइट, और सिरी फोर्ट, ये सब कुछ आर्किटेक्चर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। पचमा में आप लिख सकते हैं स्ट्रिक्ट मॉरल कोड, जो वहाँ पर मॉरल कोड्स होते थे, राइट, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते थे अंडर द रूल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कल्चरल एंड रिलीजियस पार्ट, रिलीजियस कंडीशंस, राइट। सो पहला में आप लिख सकते थे कि पैट्रोनेज ऑफ पर्शियन कल्चर एंड परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज, प्रमोशन ऑफ इस्लामिक स्कॉलर्स, प्रोग्रेस इन आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, स्ट्रिक्ट मॉरल कोड था, राइट। नाउ आप सिग्निफिकेंस, इसके कंट्रीब्यूशंस पार्ट को देखते हैं। सिग्निफिकेंस दैट इज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशंस, राइट। ना पहले मिलिट्री एक्सपेंशंस, ये बहुत ही बड़े एरिया को कैप्चर कर लिए थे इंडिया का, राइट। सो मिलिट्री एक्सपेंशंस उसका एक सिग्निफिकेंस और कंट्रीब्यूशंस कर सकते हैं। डिफरेंट इक्विपमेंट्स को यूज करते थे अपने अपोनेंट को हराने के लिए, राइट। डिफीटिंग मुगल्स, राइट, मंगोल्स को हराए थे, जो भी अफगानिस्तान पंजाब साइड से आ रहे थे उनको इंडिया से बाहर कर दिए, राइट, डिफीट किए थे। तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जैसे मार्केट रिफॉर्म्स लाए थे, रेवेन्यू रिफॉर्म्स लाए थे, मिलिट्री रिफॉर्म्स लाए थे, ताकि वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव को और भी स्ट्रॉन्ग कर सके, राइट। ये सब बहुत ही अच्छा रिफॉर्म्स लाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये सब हम सब डिटेल में देखने वाले हैं इनके फर्दर लेक्चर्स में कि इसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स, ईच एंड एवरीथिंग्स विल बी डिस्कस इन डिटेल। चौथा में लिख सकते हैं आर्किटेक्चरल लेगेसी, राइट, जैसे हम सब देखे थे कि अलाई दरवाज़ा, सिरी फोर्ट, ये सब आर्किटेक्चरल लेगेसी है जो कंट्रीब्यूट करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। पैट्रोनेज ऑफ स्कॉलर्स, हम सब देखे थे कि अमीर खुसरो और अदर स्कॉलर्स को उन्होंने पैट्रोनेज किया था। सो ये सब आप सिग्निफिकेंस दैट इज़ कंट्रीब्यूशंस में लिख सकते हैं। पहला मिलिट्री एक्सपेंशंस, दूसरा डिफीटिंग मंगोल्स, तीसरा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स,
किस किस में आया था, मार्केट रिफॉर्म्स आया था, रेवेन्यू रिफॉर्म्स आया था, मिलिट्री रिफॉर्म्स आया था। चौथा में आर्किटेक्चरल लेगेसी आप बोल सकते हैं, एंड पैट्रोनेज ऑफ स्कॉलर्स, राइट। नाउ लिमिटेशंस में आप देखते हैं, लिमिटेशन यही है कि वो एक्सेसिव टैक्स, हैवी टैक्स था, राइट, हैवी एंड हाई टैक्सेस वेर टेकन बाय अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा रिलीजियस इंटॉलरेंस थे, हिंदू का परसिक्यूशंस करते थे, राइट, हिंदू परसिक्यूशंस, राइट, ये इसके डिमेरिट्स थे। एंड ओवर सेंट्रलाइजेशंस के कारण रीजनल पावर्स बहुत ही वीक थे, जिसके कारण अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं हो पा रहा था, अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो रहा रीजनली। चौथा हम देख सकते हैं रूथलेसनेस एंड ब्रूटैलिटी, जब वार में अपोनेंट को हरा देते थे, उसे मार देते थे, राइट, बहुत ही रूथलेस बिहेवियर था। एंड पांचवा आप देख सकते हैं फोकस ऑन एक्सपेंशंस ओवर इंटीग्रेशंस एंड कंसोलिडेशन। सो कंसोलिडेशन पर ना फोकस करके सिर्फ वो एक्सपेंशन पर फोकस करते थे। सो एक्सपेंशन पर वो ज़्यादा फोकस करते थे रेदर देन कंसोलिडेशन। सो दिस इज़ डिमेरिट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, द नेगेटिव साइड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। पहला है आपका एक्सेसिव टैक्सेशंस, दूसरा है रिलीजियस इंटॉलरेंस, ओवर सेंट्रलाइजेशंस, रूथलेसनेस एंड brutalities, and focus on expansions and integrations and consolidations, right? So expansion से करते थे, इंटीग्रेशन उसको जो जीत गए उसको इंटीग्रेट नहीं करते थे, उसको कंसोलिडेट पावरफुल नहीं बनाते थे। सो ठीक है, ये लिमिटेशंस। सो ये हर एक चीज़ हम सब ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख लिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज जो हम सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आप देख सकते हैं, दैट इज़ बैटल ऑफ प्लासी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है एक मॉडर्न इंडिया में, और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए। सो सबसे पहले हम सब देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन। सो इसको डिफ़ाइन करेंगे, क्या होता है बैटल ऑफ प्लासी, किस किस के बीच में हुआ था, राइट, वो हम सब इंट्रोडक्शन में देखेंगे, किस समय में हुआ था और क्या कारण था। काउजेज़ में हम सब देखने वाले हैं कारण, राइट, रीज़न बिहाइंड द बैटल ऑफ प्लासी, राइट, हम सब रीज़न देखेंगे। फिर रीज़न फॉर डिफीट फॉर बंगाल, इसमें दो ग्रुप थे, एक ब्रिटिश थे और एक नवाब ऑफ बंगाल थे। सो नवाब ऑफ बंगाल क्यों हार गया इस बैटल ऑफ प्लासी में, उसके बारे में देखेंगे। फिर हम सब यहाँ पर इम्पैक्ट देखेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस, आखिर इससे रिज़ल्ट पे कि चेंजेस क्या आए, चेंजेस, राइट। सो ये जस्ट ओवरव्यू है किस तरीके से हम सभी इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द लेक्चर में आगे जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर। If you really do that, it's going to be awesome and fantastic to us. With this note, let's dive into the lecture. So हम सब बात कर रहे थे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। सो पहले हम सब देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। सो पहले किस पीरियड में हुआ था, सबसे पहले आपको पीरियड याद रखना होगा, 1757 में हुआ था, राइट। और किस किस के बीच में हुआ था, दो ग्रुप थे। पहला था नवाब ऑफ बंगाल, जिसको लीड कर रहे थे सिराजुद्दौला, राइट। एंड दूसरा थे आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। सो इस दोनों के बीच में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटल ऑफ प्लासी फॉट ऑन 23 जून 1753 was a pivotal clash between the British East India
कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। सो लीड कौन कर रहे थे यहाँ पर? रॉबर्ट क्लाइव, और वहाँ पर सिराजुद्दौला, राइट, रॉबर्ट। नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला सपोर्टेड बाय द फ्रांस। सो बंगाल को सपोर्ट कौन कर रहा था? फ्रेंच भी कर रहे थे। सो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी कर रहे थे। दिस बैटल डिस्पाइट बीइंग अ रिलेटिवली स्मॉल मिलिट्री इनकाउंटर्ड, हम सब जानते हैं कि इसमें बहुत बड़ा युद्ध नहीं हुआ था, छोटा समय के लिए ही हुआ था, एंड हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मेकिंग द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंस इन द सब कॉन्टिनेंट, राइट। ये आप कुछ इंट्रोडक्शंस लिख सकते हैं जब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देखते हैं रीज़न और काउजेस। सो पहला था कि ब्रिटिश के द्वारा मिसयूज़ ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस। सो किसके द्वारा किया जा रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे उसके द्वारा जो भी ट्रेड प्रिविलेजेस थे उसको मिसयूज किया जा रहा था, वो पेमेंट नहीं दे रहे थे, राइट। इसमें दूसरा में आप लिख सकते हैं नन पेमेंट ऑफ ड्यूटीज़, जो भी गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था, राइट, उससे रिलेटेड जो भी ड्यूटीज़ बन रहे थे वो ब्रिटिश नवाब ऑफ बंगाल को नहीं दे रहे थे, राइट। तो इसलिए गुस्सा में उन्होंने ब्लैक होल, एक कलकत्ता एक इंसिडेंट हो गया था क्योंकि ये सब काम नहीं कर रहे थे ब्रिटिश, राइट। तो हम सब देखेंगे इसको, पहले तीसरा देख लेते हैं, फोर्टिफिकेशन ऑफ कोलकाता। सो विदाउट द परमिशन ऑफ नवाब, सो विदाउट द परमिशन ऑफ नवाब ऑफ बंगाल, सिराजुद्दौला से नहीं पूछे और फोर्टिफिकेशन करने लगे थे कलकत्ता में अपने। सो यहाँ पर जो सिराजुद्दौला हैं वो अभी बहुत ही छोटे हैं, अंदाज अराउंड 21 के हैं, अभी यंग ही हैं, क्योंकि अलीवर्दी खान जो 1756 में मर गए थे, तो उनको सक्सेस किया था अलीवर्दी खान, राइट। तो आगे जाके जानेंगे कि किस तरीके से मीर जाफ़र, राइट, वो सोच रहे थे कि मैं नवाब बनूंगा, पर लेकिन उसके जगह पर सिराजुद्दौला बन गए। एंड चौथा रीज़न था कि किस लिए बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, क्योंकि ब्लैक होल इंसिडेंट हो गया था। इसमें क्या हुआ था, सिराजुद्दौला ने ऑर्डर दिया था कि जो ये फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पर जो भी जितने आदमी थे उनको एक छोटे से रूम में पैक कर दिए थे, जिसमें माना जाता है कि यहाँ पर सफोकेशन से बहुत लोग मर गए थे। अराउंड एक ही छोटा सा रूम में 150 लोग से ज़्यादा एक ही रूम में ठूस दिया गया था, जिसके कारण सफोकेशन से बहुत लोग की डेथ हो गया था। सो इस इंसिडेंट से ब्रिटिश बहुत ही गुस्सा हो गए थे, इसीलिए हो सकता है बैटल ऑफ प्लासी हुआ था बदला लेने के लिए, राइट। और मीर जाफ़र डिसकंटेंट। सो मीर जाफ़र हम सब यहाँ पर देख लिए कि किस प्रकार से अलीवर्दी खान जब मर गए थे 1756 में, तो मीर जाफ़र सोच रहे थे कि मैं अब नवाब ऑफ बंगाल बनूंगा, पर लेकिन उसकी जगह पर सिराजुद्दौला बन जाते हैं, सिराजुद्दौला, राइट, बन जाते हैं उसके जगह पर। सो इसके जब नहीं बने तो उसके अंदर में एक दुखी था, गुस्सा था, जो ब्रिटिश के बाद में यही ब्रिटिश से हाथ मिलाकर ये बैटल को हरा देते हैं, राइट। सो आप जानते हैं रीज़न फॉर डिफीट में तीसरा पार्ट हम सब देखते हैं। रीज़न फॉर पहला ही रीज़न है कि ट्रेचरी ऑफ मीर जाफ़र, विश्वासघात करते हैं मीर जाफ़र, क्योंकि मीर जाफ़र नवाब ऑफ बंगाल के साथ लड़ रहे थे, पर लेकिन वो ब्रिटिश के साथ हाथ मिला लेते हैं, राइट। इसके कारण हार जाते हैं ये बैटल हार जाते हैं कौन? नवाब ऑफ बंगाल, राइट। दूसरा रीज़न लिख सकते हैं सुपीरियर डिसिप्लिन एंड टैक्टिक्स ऑफ ब्रिटिश। सो डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा था ब्रिटिश का, और टैक्टिक्स वो मॉडर्न थे, क्योंकि साउथ इसी समय में आप जानते हैं कि सेकेंड कार्नेटिक वार ख़त्म हुआ था लगभग
कार्नेटिक वार। सो ब्रिटिश सब बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड थे, वो सब पूरा प्रैक्टिस कर चुके थे, तो वही बंगाल में इम्प्लीमेंट किए। तीसरा हम सब देख सकते हैं अंडर एस्टिमेट ऑफ द ब्रिटिश। सो नवाब ऑफ बंगाल अंडर एस्टिमेट कर दिए थे कि उतना पावरफुल नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ा आर्मी है, दे हैव नॉट सो मच बिग आर्मी। सो चौथा आप देख सकते हैं ब्रिटिश एक्सपीरियंसेस इन वॉरफेयर। सो हम सब देखें कि साउथ इंडिया में वो सब सेकेंड कार्नेटिक वार, फर्स्ट कार्नेटिक वार में अपना एक्सपीरियंस कर चुके थे कि वार कैसे लड़ना है, राइट। जो पचमा में देख सकते हैं लीडरशिप फेलियर। सो सिराजुद्दौला बहुत ही छोटे थे, 21 ईयर्स के ही थे, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कि किस तरीके से बैटल लड़ना है। सो लीडरशिप फेलियर था। पर ब्रिटिश के साइड में रॉबर्ट क्लाइव बहुत पावरफुल थे, बहुत ही माइंडफुल थे वो। So this is all about the reason for the defeat of Nawab of Bengal. The first reason was treacheries of Mir Jafar, superior discipline and tactics of British, underestimate of the British, and the fourth point which you can write is British experiences in warfare, and the fifth point is the leadership failure. Now let's move to the impact or the changes. बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या इंट्रोड्यूस्ड हुआ, दैट्स वी आर गोइंग टू लर्न। सो पहला रीज़न आप देख सकते हैं, पहला आप इम्पैक्ट देख सकते हैं ब्रिटिश डोमिनेंस इन बंगाल। सो अब बंगाल में वो जीत गए हैं तो वो उसका डोमिनेंस बढ़ गया, राइट, बंगाल में। दूसरा आप देख सकते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस। ना अब वो फ्रीली एक्सप्लॉइट कर सकते थे, ट्रेड प्रिविलेजेस को और एक्सटेंसिव कर चुके थे। एंड सीड ऑफ कॉलोनियलिज्म, इसी युद्ध से अब हो रहा था कि हम सब कॉलोनाइज की तरफ बढ़ रहे थे, राइट। चौथा में हम सब देख सकते हैं मिलिट्री सुपीरियरिटी, मिलिट्री और भी सुपीरियर हो गया क्योंकि अब बंगाल का रिसोर्सेज ब्रिटिश यूज कर सकते थे विदाउट एनी इंटरवेंशंस। एंड द फिफ्थ पॉइंट विच यू कैन सी दैट शिफ्टिंग पावर डायनेमिक्स। ना यहाँ से हम सब देख सकते हैं किस तरीके से ब्रिटिश के पास बंगाल का रिसोर्सेस आ चुका है, राइट, बंगाल से रिसोर्सेस, जिसके कारण अब वो पावरफुल होने लगा है और मुगल्स को भी टक्कर देने लगा, राइट। हम सब आगे देखेंगे कि किस तरह से बैटल ऑफ बक्सर में डिफीटेड द 3 मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दैट टाइम। सो नवाब ऑफ बंगाल वहाँ पर था, फिर आपका अवध के साइड से रूलर थे और मुगल्स के भी रूलर थे। सो उस तीनों को हरा करके फिर ब्रिटिश जीतते हैं, तो वहाँ से एक नया इतिहास लिखा जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी। सो होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।